नमस्कार। पिछले 3 दिनों से मैं आपको बाराबंकी में अफ़ीम की खेती, अफ़ीम से बनाए जाने वाले मादक द्रव्य, ड्रग्स, माफिया, गैंग्स जो इन ड्रग्स में डील करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं और किस तरह से ये नौजवानों को नशे के खेल में ढकेल रहे हैं। बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया। आज मैं बाराबंकी की ही एक और घटना का जिक्र करता हूँ जो क्राइम में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कानून में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए, और जो पुलिस की वर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक पहेली है, एक लेसन की तरह है, एक ऐसा इंसिडेंट जिससे कुछ न कुछ सीख मिलती है। और ये ऐसा इंसिडेंट जिसमें मैं भी धोखा खा गया। बात 3 जुलाई 2004 की है। अरविंद रावत नाम का एक व्यक्ति, जिसने अपने आप को सीतापुर के रामपुर कला गांव का बताया। रामपुर कला गांव मोहब्बतपुरवा का उसने अपने आप को बताया और ये कहा कि मेरी बहन की शादी कमल बाबू रावत, जो इंदलपुरवा थाना बड्डूपुर के रहने वाले हैं, उनसे हुई थी। मैं पिछले कई दिनों से उनसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन और उसके 2 बच्चे, टीनू और मोनू बुलाने का जो नाम है उनका, ये कहाँ हैं। और मुझे आशंका है कि ये मेरे बहनोई ने मेरी बहन और उनके दोनों बच्चों की हत्या करके कहीं गायब कर दिया। घटना जो उसने नैरेट की वो बहुत गंभीर थी। 3 लोगों का गायब होना। थानाध्यक्ष DN मिश्रा थे बड्डूपुर बाराबंकी के। उन्होंने और उनकी टीम ने पहले अरविंद के साथ जाके कमल बाबू के घर की तलाशी ली, आसपास के लोगों को बुलाया, उनसे बात की। उनकी बात से ये जानकारी हुई कि पूनम रावत से कमल बाबू रावत की शादी वर्ष 1994 में हुई थी और उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। बड़े बच्चे की उम्र 9-10 साल, छोटी की 7-8 साल, ऐसा लोगों ने वहाँ पे बताया। लेकिन लोगों ने ये भी बताया कि कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। आर्थिक तंगी की वजह से भी और कुछ दूसरे कारण जो आरोप प्रत्यारोप इनके घर में हुआ करते थे। पूरे गांव को पता था कि ये पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा है। पत्नी दोनों बच्चों के लिए अपना इधर उधर काम करके, इसने पैसा भी देना बंद कर दिया, तो इधर उधर काम करके वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन इसकी इन सभी आदतों से आज ही जाके उसने घर छोड़ दिया। पूनम अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये पता लगा उनके भाई, पूनम के भाई अरविंद को, कि झगड़ा इसने किया था। गांव से ही लोगों ने बताया कि झगड़ा किया था और ये काफ़ी दिन से पूनम और उसके दोनों बच्चे गांव में अपने घर पर नहीं हैं। पहले अरविंद ने अपने स्तर से पता किया, फिर उसके बाद गांव वालों से पूछा, सारे रिश्तेदारों ने मिलकर ढूंढा, लेकिन पूनम और उसके दोनों बच्चों का बिल्कुल पता नहीं लगा। इससे वो परेशान हुआ। परेशान होकर उसने थाने में जाके ये एप्लीकेशन दी। ढूंढना शुरू किया इन लोगों ने। ढूंढते ढूंढते इन्हें 4 जुलाई को सीतापुर के संदोहा गांव के पास शारदा सहायक नदी के किनारे एक बच्चे का शव मिल गया।
पुलिस उस बच्चे को लेकर आ गई और फिर कमल बाबू रावत से पूछताछ की कि बाकी दोनों लोग कहाँ हैं, दूसरा बच्चा और उसकी पत्नी। कमल बाबू रावत ने कुछ बहुत ज़्यादा बताने से इनकार किया। 5 तारीख को फिर कुर्सी थाना क्षेत्र जो बाराबंकी का ही है, वहाँ पर एक तालाब से एक दूसरे बच्चे की लाश मिल गई। दोनों बच्चे पूरा कपड़ा पहने हुए थे, मुंह बुरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस को यकीन हो गया कि इसी कमल बाबू रावत ने ही इन बच्चों की हत्या की है। पत्नी की लाश के लिए और तेज हुई जब जांच, तो 6 जुलाई 2004 को पत्नी की भी लाश बड्डूपुर में ही एक तालाब नुमा था, नहर के किनारे कोई तालाब था बड़ा, जिसमें उसकी पत्नी की लाश भी बरामद हो गई। 11 जुलाई 2004 को अपनी पत्नी पूनम रावत और उसके दोनों बच्चे टीनू मीनू की हत्या के आरोप में कमल बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। बात बड़ी थी, बाराबंकी के सारे लोग वहाँ पहुँचे। एसओ बड्डूपुर भी थे, सीओ भी थे, सीओ फतेहपुर थे संभवतः, और मैं एडिशनल एसपी था, मैं भी पहुँचा। 3 लोगों की हत्या हुई थी। कमल बाबू रावत से पूछताछ शुरू की। कमल बाबू बिल्कुल एक तरह से, साहब मैं यहाँ से निकला और झगड़ा कर रहा था, मैं नशे में था, इस तरह की बात थी। और फिर उसने गाली दी, जो एक सेट किस्सा होता है पत्नी से विवाद का, वो उसने बताया कि साहब मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने इसके पत्थर मार दिया। फिर दोनों बच्चों को मैं लेके गया और रास्ते में एक को मारा, फिर उसके आगे रास्ते में दूसरे को मारा। ये किस्सा वो सुनाता रहा और हम लोग सब सुनते रहे। इसके बाद अरविंद से पूछताछ की गई। अरविंद को सिर्फ इतना ही पता था कि जब गांव से किसी ने सूचना दी तो वो गांव आया, गांव में पता किया और गांव में उसको यही पता लगा कि उसकी बहन और दोनों भांजे बहुत दिनों से गायब हैं। उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है। उसने अपने बहनोई से पूछताछ करने की कोशिश की। बहनोई ने भी कोई बहुत सार्थक जवाब नहीं दिया। गांव वालों से कोशिश की, गांव वालों ने भी बहुत मदद नहीं की। सिर्फ दिन तारीख आगे पीछे करके उन्होंने बताया कि फ़लाँ दिन तक अंतिम बार देखी गई है। झगड़ा इनका रोज़ होता था और किस दिन के झगड़े के बाद गई ये कहना थोड़ा मुश्किल है। औरतों से भी बातचीत की और जब उसको ये लग गया कि इसमें कहीं न कहीं उसके बहनोई कमल बाबू का हाथ है, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तेज़ी दिखाई। पुलिस ने ये 3 लाशें, 2 बच्चों की और पत्नी की लाशें बरामद कर ली। पूनम के भाई अरविंद ने तीनों लाशों को उनके कपड़ों से पहचान लिया और बताया कि ये कपड़ा ये पहने हुए था, इसके पास ये कपड़ा कहाँ से आया है, इस तरह भी बताया उसने। और अपनी बहन को भी कपड़ों से, क्योंकि चेहरा शिनाख्त लायक नहीं था, तो अपने बहन को भी कपड़ों के आधार पर उसने पहचान लिया। कहीं गुंजाइश नहीं रह गई। सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर 2 अलग अलग जगहों से जो लाशों की रिकवरी करके आए थे, उन्होंने अपना पूरा किस्सा बताया कि साहब इसने बताया मुझको, इसके बताने पे मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ फिर उस जगह पे हमको ये लाश मिल गई और गांव वालों से पता लगा कि फ़लाँ जगह बच्चे की लाश पड़ी हुई, तो ऐसे ऐसे मैंने बरामद कर लिया। 4, 5 और 6 जुलाई 2004 को तीनों लाश बरामद की गई। एक लाश एक सब इंस्पेक्टर जिस टीम को लेके गए थे और दूसरी जगह जहां पूनम और उसके दूसरे बच्चे की लाश थी, वहां से ये तीनों लाशें आ गईं। फिर इंस्पेक्टर साहब से भी पूछा गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा सब बहुत सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की है
और इसी ने मारा है, क्योंकि एक शंका तो उस समय ये हो ही रही थी कि पता नहीं मारा किसने है, क्योंकि कमल बाबू उस समय भी बहुत साफ साफ न बता पा रहा था, न क्रॉस क्वेश्चंस में वो घटना के बारे में पूरी बात सीरियल से बता पा रहा था। लेकिन ये माना गया कि भाई वादी कह रहा है कि हमारे बहनोई ने मारा, और हम लोगों की पूछताछ में भी कह वो रहा था कि साहब हमने मारा, वैसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन वो सीक्वेंस जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा था। फिर ये मान के कि ये हो सकता है इसके ये मेंटल शॉक में हो, इसलिए सही नहीं बता पा रहा है, तीनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और कमल बाबू को 11 जुलाई 2004 को गिरफ्तार कर लिया गया। कमल बाबू 5 महीने बाराबंकी जेल में रहने के बाद उसने एक प्रार्थना पत्र, अच्छा इस बीच में सारे गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इनकी मुलजिम के बयान, नक्शा नज़री, बरामदगी की नक्शा नज़री, ये सारी जो विवेचना की जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा करके 23 सितंबर 2004 को अदालत में चार्जशीट इस मुकदमे की, हत्या के इस मुकदमे में जो तिहरे हत्याकांड के नाम से बाराबंकी में मशहूर हुआ, उसकी चार्जशीट अदालत में जमा कर दी गई। 9 दिसंबर 2004 को डिस्ट्रिक्ट जज श्री श्याम बाबू वैश्य की अदालत में पेशी पर आए कमल बाबू रावत ने एक दरख्वास्त दी कि साहब, जिन पत्नी और बच्चों की हत्या के आरोप में मैं पिछले 5 महीनों से जेल में हूँ, मेरी जानकारी ये हुई है कि वो पत्नी और दोनों बच्चे मेरे जिंदा हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने पूछा कि भाई फिर ये जिसको तुमने पहचाना, केस डायरी में देख के बताया कि जिसको तुमने पहचाना, तुम्हारे साले ने पहचाना, फिर वो कौन थे? उन्होंने कहा साहब वो मुझे कुछ नहीं पता, और ये आरोप लगाया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे ये पूरी कहानी गढ़ के बताई, मुझे मारा पीटा, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। इस तरह के आरोप सामान्य रूप से मुलजिम अदालत में लगाते हैं, क्योंकि उस समय वो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए उसने भी यही बात कही कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मुझसे कहला लिया है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसकी बात पे यकीन करके माननीय जनपद न्यायाधीश श्री श्याम बाबू वैश्य ने 9 दिसंबर 2004 को कमल बाबू रावत को 15 दिन की सशर्त ज़मानत दी कि 15 दिन में आप ढूंढ के अगर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अदालत में हाजिर करते हैं तो फिर हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। कमल बाबू ने उसको, जिस किसी ने जेल में आके कमल बाबू को ये कहना था कि 15 दिन पहले उसके गांव के ही किसी आदमी ने जेल में मुलाकात की और ये बताया कि तुम जिसके मर्डर के आरोप में जेल में हो वो जिंदा हैं और फलां के पास फलां जगह पर हैं। कमल बाबू अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और बाकी लोगों को साथ लेकर बिस्वा के, सीतापुर में एक कस्बा है बिस्वा के एक जगदीश, वहाँ के जगदीश नाम का एक आदमी है जिसका आपराधिक इतिहास भी है, उसके घर से अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बरामद किया। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, कोई पुलिस से मदद नहीं मांगी, उसके मन में भी जो भी विचार रहा हो। पत्नी और बच्चों को लेके वो 24 दिसंबर को CGM श्री शांति प्रकाश अरविंद की अदालत में हाजिर हो गया। पूरी अदालत खचाखच भरी हुई थी।
तमाम प्रेस वाले भी वहाँ पहुँच गए और उसने कहा कि साहब ये हमारी पत्नी है और ये हमारे दोनों बच्चे हैं। फिर वो बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न कि भाई अगर ये तुम्हारे हैं तो वो लोग कौन थे जिनकी लाशें मिली थीं, जिनका पोस्टमार्टम हुआ, वो कौन लोग थे? उसने कहा साहब मुझे नहीं पता, ये पुलिस बता सकती है, मुझे नहीं जानकारी है। सरकारी वकील भी आ गए, एसपीए उस कोर्ट में, और फिर सीजीएम साहब ने, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ये रूलिंग दी कि चूंकि ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अदालत से डील हो रहा है या वहाँ सुना जा रहा है और वहीं से इनको 14 दिन की पेरोल मिली थी, इसलिए मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब ही इसे सुन पाएंगे, वही कोई फैसला दे पाएंगे। ये आदेश उन्होंने कर दिया और ये वहाँ से चले गए। 4 जनवरी को ये फिर कोर्ट में हाजिर हुआ डिस्ट्रिक्ट जज साहब के। अब चूंकि पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई कि ये दूसरी महिला को ले आया और दूसरे बच्चों को ले आया, ये इसके बच्चे नहीं हैं, इसी ने पहचाना था। अरविंद को भी पकड़ के लाई, अरविंद से भी पूछा भाई ये क्या तमाशा है। तो इस बार जब वो अदालत में प्रस्तुत हुआ तो अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं लाया, उन्हें कहीं छिपा के रख दिया और उनसे कहा कि साहब आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ मैंने ये एप्लीकेशन दी थी 24 दिसंबर को और हमने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को उनकी अदालत में पेश किया था। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा कि आपको 15 दिन का पेरोल दिया गया था और ये पेरोल आपको दिया गया था 9 दिसंबर को। आप आज 4 जनवरी को मेरी अदालत में उपस्थित हो रहे हैं। एक तो आपने पेरोल जम किया, दूसरा आप समय से अपनी बच्चों को और पत्नी को इस अदालत में आपने हाजिर नहीं किया, इसलिए आपकी ज़मानत रद्द करके आपको पुनः जेल भेजा जाता है। और इस तरह से श्याम बाबू, इस वजह से कमल बाबू रावत पुनः जेल चले गए। अब अदालती लड़ाई शुरू हुई। वो बार बार ये कहता रहा कि साहब हमारी पत्नी हैं, आप इसको दिखवा लीजिए। अरविंद ने आके पहचाना कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरी बहन है, पूनम यही है और यही दोनों मेरे भांजे हैं। जिन्होंने विवेचना की, जिन्होंने पूछताछ की, जिसमें मैं भी था, मैंने भी पूछताछ की थी, सीओ ने भी की थी, उन पे सवाल उठना लाजमी था कि भाई कैसे पूछताछ की गई और कैसे शिनाख्त की गई। इस बीच में मेरा ट्रांसफ़र 90 महीने में ही, ये बात होगी 90 महीने में संभवतः मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया, क्योंकि ये जब आ गए थे कोर्ट में उसके पहले ही मैं ट्रांसफ़र आउट हो गया था। एक दिन टीवी में मैंने इस पूरी घटना का डिटेल देखा, जिसमें वो ये दिखाया गया कि ये कमल बाबू हैं और कमल को लाइव बिठाया गया एक तरफ हमारे जो उस समय एसएसपी साहब थे बाराबंकी के, श्री प्रशांत कुमार साहब, उनको बिठाया गया और ये पूछा गया कि भाई अगर ये सही हैं तो वो कौन थे। एसएसपी साहब ने एक आदेश करके संपूर्ण प्रकरण की जांच सीओ फतेहपुर को दी और ये कहा कि अब इसमें डीएनए टेस्ट ही ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों बच्चे किसके हैं, क्योंकि पहले तो 6 महीने पहले जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ और डिस्पोजल हुआ उसको बाकायदे सारे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी उनके घर वालों ने किया था, इसलिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि डीएनए मिले। लेकिन बच्चों के डीएनए और कमल बाबू का डीएनए और बच्चों का डीएनए और उसकी माँ का डीएनए, ये सैम्पलिंग के लिए कहा गया कि कोर्ट से आदेश लेके इसकी सैम्पलिंग करा के डीएनए की टेस्टिंग करा दी जाए, तो इसका कमल बाबू का ये दावा तभी साबित हो पाएगा। लेकिन इस बीच में कमल बाबू का क्या होगा, इसका ये डिसाइड तो सिर्फ अदालत ही कर पाएगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी यानी सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में प्रस्तुत हुए और उन्होंने
प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन भेजी कि साहब चूँकि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो गया है इस केस में, लिहाजा 173(8) CRPC में इस केस के री इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जाएं। उधर कमल बाबू की तरफ से भी वहाँ के एक बहुत ही बड़े और संभ्रांत वकील अदालत में उपस्थित हुए, जो पहले से उनकी पैरवी कर रहे थे डिफेंस के लॉयर, उनके साथ साथ वो बड़े वकील भी पेश हुए। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी फोटोग्राफ, उस वक्त के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उस समय के जो अखबारों में निकला था वो सब प्रस्तुत किया और उन्होंने ये कहा कि साहब ये पुलिस ने फर्जी कहानी गढ़ी है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से तभी रिक्वेस्ट की गई कि साहब ठीक है, जो ये कह रहे हैं इसका निदान तभी हो पाएगा जब फिर से इसमें नए फैक्ट्स के आधार पर विवेचना की जाए। फिर कोर्ट ने नए सिरे से विवेचना के आदेश दिए, लेकिन इस अदालती लड़ाई में कमल बाबू रावत 3-4 महीने फिर भी जेल में रहे। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का आरोप है, वो 5 महीने से पहले ही जेल में था, उसको सूचना मिली और उसने अपने पत्नी और बच्चों को रेस्क्यू कराया। वो जहाँ भी थे, सूचना देने वाले ने जहाँ भी बताया था वहाँ पहुँच के उसको रेस्क्यू कराया। उनके साथ वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ हाजिर हुआ और फिर वापस उसे जेल जाना पड़ा। इधर अखबारों के पन्ने फ्रंट पेज पर ये रंगे हुए थे कि ये देखिए पुलिस का तमाशा। बात सही भी थी। वादी तीनों लाशों की शिनाख्त कर रहा है, कपड़ों की शिनाख्त वादी कर रहा है, यानी मृतका के भाई अपने भांजों और अपने बहन की शिनाख्त कर रहे हैं, कपड़ों से शिनाख्त कर रहे हैं। मुलजिम पहले हो सकता है उसने मना किया हो, लेकिन जिस दिन उसकी अरेस्ट हुई और उसे जेल भेजा जाना था, जब सारे लोग वहाँ पहुँचे, सामान्य रूप से उस समय यही होता था कि कोई बड़ा काम हो जाए, बड़ी घटना का खुलासा हो, बड़ी घटना से संबंधित कोई मुलजिम पकड़ा जाए, तो वो प्रस्तुत किया जाता है प्रेस वालों के सामने, ताकि प्रेस वाले भी उससे जवाब सवाल करें और कोई बात अगर निकल के आती है तो उसका समाधान उसको जेल भेजने से पहले कर दिया जाए। क्योंकि माना जाता है कि पुलिस की कस्टडी में वो व्यक्ति हो सकता है पुलिस वालों ने उनसे ज़बरदस्ती कहलवा दिया हो या डर के मारे उसने ही कोई गलत बात कह दी हो। पूरी प्रेस के सामने भी उससे जितने सवाल पूछे गए उसने यही बताया कि हाँ साहब ऐसा था वैसा था और मैंने ही मारा, यहाँ से ले गया था वहाँ से ले गया था। यहाँ पर हम लोगों से, सर्किल ऑफिसर से, हमसे, या हमने आके ब्रीफ किया था अपने एसपी को, एक गलती यही हुई कि कैसे कैसे उसकी बरामदगी हुई उसको बहुत अच्छी तरह से सुन के उसे लिखवा लेना चाहिए था। फिर उससे जो वो किस्सा बता रहा था कि मैं ऐसे गया वैसे मारा, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए था। वहाँ पेड़ कौन सा था, पानी कितना था, सूखा था, दलदल था, पानी की रफ्तार कितनी थी, ये तमाम सवाल हैं जो उससे पूछे जा सकते थे। और अगर वो कहानी गढ़ रहा था या निचले लेवल पर पुलिस वालों ने उसे मार पीट के ये कहानी समझा दी थी तो उसमें ये क्लियर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूनम रावत ने फिर कोर्ट में जो बयान दिया वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। पूनम रावत ने ये कहा कि साहब हम एक दिन महमूदाबाद से, जहाँ ये इसका मायका है मोहब्बतपुरवा, वहाँ से डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने दोनों बच्चों के साथ निकली। रास्ते में बाबू सना भरोसे, तुलाराम और हिसाम,
ये इनको एक जीप में थे, इन्हें मिले, पूनम और बच्चों को। जीप रोकी और उन्होंने कहा कि भाई तुमको चलना है, कमल बाबू का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और बहुत मुश्किल है उसका, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अंतिम वक्त में उसको देख लो। पूनम का ये कहना था कि मैं इमोशनल हो गई, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उसके जीप पर बैठ गई। वहाँ से वो लोग हमें लखनऊ में किसी एक जगह पर हमको रखा और मेरे साथ बार बार बलात्कार किया। कुछ दिन रखने के बाद वो वहाँ से सीतापुर के बिसवा कस्बे में एक जगदीश नाम के आदमी के पास ले गए और वहीं 20,000 रुपये में मुझे जगदीश के हाथ बेच दिया। जगदीश भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगा और मुझे वेश्यावृत्ति में ढकेलने लगा। इस पर मैंने अपने एक पड़ोसी से ये जिक्र किया और इसका ये कहना है कि वो जब हमने भागने की कोशिश की तो ये बताया गया कि अगर तुम भाग के चली जाओगी तो तुम्हारे दोनों बच्चों की हम आंखें निकाल के अस्पताल में बेच देंगे। अपने बच्चों की वेल बीइंग को लेकर वो ऐसा जुल्म सहती रही, ये उसने अदालत के सामने अपने बयान में बताया। फिर उसका कहना था कि फिर हमने अपने पड़ोसी से हाथ पैर जोड़े कि आप जेल में कमल बाबू से मिलके उसे पूरी बात बताइए और ये बताइए कि हम लोग मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, क्योंकि इसको ये बात कम्युनिकेट हो गई थी कि ये इन्हीं लोगों की हत्या के अपराध में जेल में हैं और अब जेल से उसके छूटने की बहुत कम उम्मीद है, उसे फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद होगी, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब बीच बीच में वो जाने की कहती थी कि भाई हमारा पति पत्नी का झगड़ा था, होता रहता है और हम अब अपने पति के पास बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो उसे इस तरह की धमकियाँ दी जा रही थी। इनका पड़ोसी जेल में कमल बाबू से मिलने गया, उससे मुलाकात की, उससे पूरी बात बताई। अगली पेशी पर जब कमल बाबू अदालत में आए तो उसने उसके अपने वकील को पूरी बात बताई। वकील ने एक एप्लीकेशन तैयार की और कमल बाबू ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में खुद खड़े होकर वकील ने वो एप्लीकेशन प्रस्तुत की। जज साहब ने पूछा, उसने पूरी दास्तान बताई कि साहब ऐसे ऐसे था और इस हत्या से वो मैंने मारा ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया। उसके बाद ये जांच में क्या हुआ, वो कैसे बाहर आया, मैं उत्सुकतावश मैंने कल अपने एक मित्र हैं वहाँ रिजवान, जो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इस स्टोरी को बहुत कवर किया था। उनका कोई लोकल समाचार पत्र था उस समय और उसमें बहुत बड़ा लेख उन्होंने लिखा था। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा उस केस का क्या हुआ और उस केस के बारे में सिर्फ कमल ही सही बता सकता है। उन्होंने भी कमल की बड़ी तलाश की और कल उन्होंने फाइनली मुझे ये बताया गया कि कमल की भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब उस डिटेल का कि फाइनली उसमें कैसे वो छूटा, बाकी लोगों के खिलाफ़ क्या हुआ और जो 3 लाशें मिली थीं आखिर वो किसकी थी, डीएनए टेस्ट में क्या आया, उन लाशों के लिए उन लाशों के बारे में आगे की जांच पड़ताल हुई। कहीं बच्चों की गुमशुदगी लिखी गई हो, कहीं महिला की गुमशुदगी लिखी गई हो, क्या उसके हुलिये से उस गुमशुदगी की रिपोर्ट को मैच कराया गया, टैली कराया गया, ये कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी, इन सब के बीच में ये पूरा केस झूलता रहा। इंस्पेक्टर बड्डूपुर को प्राइमा फेसी जब जांच हुई तो उनको इस लापरवाही का दोषी पाया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिन 2 सब इंस्पेक्टर्स ने लाशों की बरामदगी की थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन चूँकि इतनी पुरानी बात हो गई, आज से 16 साल पहले की बात है,
वहाँ कोई ये बताने की स्थिति में नहीं था कि उसके बाद आखिर हुआ क्या। कमल जो सब बात बता सकता था, अब शायद उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे रिजवान मुस्तफ़ा साहब हमारे मित्र हैं, बाराबंकी के बहुत ही नोन पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कमल की भी अब डेथ हो गई है। ये बहुत ढेर सारे सवाल अपने पीछे ये घटना छोड़ गई है। पहला, इंट्रोगेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, इंट्रोगेशन किस तरह से किया जाए, प्रॉपर इंट्रोगेशन करने के लिए कैसे, अगर कोई बड़े जुर्म को खुद पर ओढ़ ले, खुद पर उस जुर्म में शामिल होना खुद को बता दे, तो उसकी ये चालाकी या उसकी ये चालबाजी या उसके पीछे क्या कारण है, हम कैसे पता लगा पाएंगे। उसने कहा कि हमने मारा, केस डायरी में आईओ ने वो भी पूरा तार तार करके जोड़ दिया, उन्होंने कहा साबिसी ने मारा। उसने जो कुछ बताया कि ऐसे पत्थर से कूचा, ऐसे ये किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो तस्दीक हो गई। गवाहों के बयान हुए कि इसको यहाँ से ले जाते हुए देखा था, उसको वहाँ से ले जाते हुए देखा था, और चार्जशीट सबमिट हो गई। अगर उसकी पत्नी के साथ वो दुर्व्यवहार न हुआ होता और वो अपने पति को इसकी खबर न कराती कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, परेशान हैं, मुझे यहाँ से छुड़ाया जाए, तो शायद ट्रायल में और बहुत चीज़ों की ज़रूरत न होती और ट्रायल में कमल बाबू को सज़ा हो जाती। सज़ा क्या होती ये कोर्ट डिसाइड करती, क्या क्या एविडेंस उसमें दिए गए हैं ये भी कोर्ट डिसाइड करता। अब उसने बता दिया तो उसको फिर 4-5 महीने जेल में क्यों रखा गया, प्रोसिक्यूशन साइड ने उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि फर्जी महिला और बच्चे इसने खड़े किए हैं अपने डिफेंस में, इनका टेस्ट कराया जाना बहुत ज़रूरी है। बात उनकी भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कितने लंबे समय तक। तो ये तमाम सवाल हैं जो, और इस घटना से, चूँकि मैं उस समय STF में था, मुझे जो उस समय के लोग थे वो आके बताते साहब ऐसे हुआ वैसे हुआ। उसमें बहुत ही डिटेल जांच कराई तत्कालीन SP बाराबंकी साहब ने, प्रशांत कुमार साहब, जो आज की तारीख में ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, और उसमें जिनकी जिनकी गलती पाई गई वो पनिश किए गए। तो ये इससे मुझे बहुत सीख मिली और आगे के दिनों में मैं अलग अलग कैपेसिटी में इसके आगे भी ज़िलों में पोस्टेड रहा, बराबर पोस्टेड रहा। जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मेरा भी इंट्रोगेशन करना ज़रूरी है मुलजमानों से, एक्यूज़ से, अभियुक्त से, तो फिर वो जितना उसकी टेक्निक्स होती हैं उसको फॉलो करके और इंट्रोगेशन किया। और उसके बाद से आज तक कभी इंट्रोगेशन के आधार पर ये गलती मुझसे या मेरे साथ जो मेरी टीम थी उससे नहीं हुई पिछले 16 सालों में। तो ये जो लोग भी क्राइम में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जैसे वकील साहबान, उनके लिए ये एक अब भी एक पहेली की तरह है कि आखिर इसमें हुआ क्या होगा। और सबसे बड़ा एक प्रश्न कि जिन 3 लोगों की, महिला और 2 छोटे बच्चों 10 साल और 8 साल के, इनका पोस्टमार्टम करके इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, आखिर ये कौन थे। और अगर किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया तो आखिर क्यों क्लेम नहीं किया। बहुत वाजिब सी बात यह है कि गरीब थे और बहुत गरीब थे, परसू करने वाला शायद कोई नहीं था। कमल जब तक रहा उसने ये लड़ाई लड़ी, कमल के मरने के बाद ये लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई। आज बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।